और स्वागत करते हैं और आज का शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर जो है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? कल्चर पार्ट कला वगैरह कर रहे थे और कुछ राजनीतिक जीवन देख रहे थे। तो राजनीतिक जीवन का बहुत कोई स्पष्ट रूप नहीं मिल रहा था क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई। तो बहुत ज़्यादा कोई कारा के दासों के द्वारा संचालित होती है, कोई कारा पुरोहितों के द्वारा संचालित होती है, कोई कहता धार्मिक ज़्यादा पुट है। लेकिन हम लोग एक निष्कर्ष निकाले कि डेमोक्रेटिक और कम एरिस्टोक्रेटिक है, लोकतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रीय है। और आर.एस. शर्मा क्या कहते हैं कि ये वणिक समुदाय के द्वारा संचालित, यानी कि दिस सिविलाइजेशन वाज रूल्ड ओवर बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो आप हाशिए पे जरूर उसको लिखा करो, वणिक समुदाय। एक हाशिया जो छोड़ते हो आप या एक पेज छोड़ देते हो तो उस पे बनाया करो, आप उसका इसेंस निकाला करो। जो पेज आप वर्कआउट कर रहे हो, जो इस पेज पे लिख रहे हो आप, उसी का इसेंस नेक्स्ट पेज पर निकाला करो आप और होमवर्क किया करो, तभी वो मैटर कमांड में आएगा। नहीं तो थियरी कमांड में जल्दी नहीं आती है जब तक उसको ऑब्जेक्टिव में नहीं बदलोगे। और ये दिमाग में रखना है कि इंडस से आएगा तो कॉन्फिडेंस लेके चलना है, कर लेंगे हम। नेचर जरूर फाइंड आउट करना, या कल्चर से आएगा या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, समाज के इतने भागों में कभी नहीं आएगा क्योंकि समाज का वर्गीकरण वो वैदिक से शुरू होगा। कल्चर का पार्ट वैदिक का ज्यादा हाईलाइट, यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप आएगा, जिसके लिए पूरा विश्व में जाने जाते हैं नगरीय स्वरूप, नगर नियोजन। जो 7 नगर हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में स्पेशल फीचर्स, कहाँ का दुर्गीकरण हुआ है, कहाँ का नहीं हुआ है, जौ का साक्ष्य कहाँ मिला है, गेहूं का साक्ष्य कहाँ मिला, ये सब चीजें, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली, पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली, ग्रेट बाथ कहाँ से है, ये सब चीजें जो है। तो ये जो नगर हैं सब, जैसे आपका चन उदड़ो धौलावीरा है, धौलावीरा 3 भागों में बटा है, बकिया सब 2 भागों में बटे। इन सब चीजों को ध्यान रखना, स्टेडियम का साक्ष्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य, ऑब्जर्वेटरी का साक्ष्य, वेधशाला। अब सोचो कितना मतलब वैज्ञानिक है कि वेधशालाओं का साक्ष्य मिला, कहां से? धौलावीरा। और उत्कृष्ट जल प्रबंधन, विश्व का सबसे बड़ा जलाशय मिला, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य। तो वाटर हार्वेस्टिंग आप देखोगे बहुत, ड्रेनेज सिस्टम बहुत हाई फाई, जलाशय 16 जलाशय का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर रहा होगा, जलाशय की व्यवस्था। जैसे आप देखो मंदिर निर्माण कला हम लोग पढ़ते हैं तो आप देखते हो कि जलाशय की व्यवस्था दक्षिण भारत के मंदिरों में, मंदिर में पॉन्ड्स रहता था, जलाशय रहता था। तो कहीं ना कहीं इंडस से है। तो हमें ये सीख लेना कि इंडस हमें क्या दे सकता। और इसके बाद आप सामाजिक संरचना में बहुत ज्यादा जोर नहीं देना। सामाजिक संरचना में ये देखना है कि क्या है। अच्छा, समाज में जब भी आप पढ़ते हो तो जैसे आप वर्ण, आश्रम, स्त्रियों की दशा, वेशभूषा, रहन सहन, मनोरंजन के साधन, These are the component of society। ये किसी भी समाज के, दुनिया के किसी भी समाज का आप अध्ययन करोगे तो उस समाज का नेचर क्या है, What is the nature of that society। पितृपरक है कि मातृपरक है। तो आपने एक चीज देखा कि ये सोसाइटी कैसी है, मातृसत्तात्मक। और हम लोगों ने ये भी देखा कि साउथ अफ्रीका और केरला को छोड़ दिया जाए और इंडस को छोड़ दिया जाए तो ऑल आर पैट्रियार्कल, नॉट मैट्रियार्कल। एक कंसेप्ट हमने दिया कि कभी भी आ जाए कि मुगल का समाज कैसा था, दिल्ली सल्तनत का कैसा था, विजयनगर का कैसा था, बहमनी का कैसा था, तो आप एकदम बिल्कुल, क्योंकि मेल ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड नहीं। रजिया सुल्ताना देखो शासक बनी, बहुत विरोध हुआ। स्त्री होना, अब स्त्री होने में रजिया का क्या हाथ?
भगवान ने जिसको स्त्री पुरुष के रूप में दे दिया, और अगर वो योग्य है तो वो शासक बन सकता, शासिका बन सकती। लेकिन इस्लाम में उसका बहुत विरोध हुआ, उलेमा ने विरोध किया, जो मुल्ला मौलवी थे उन्होंने विरोध किया कि हम स्त्री के द्वारा शासित होंगे। लेकिन इल्तुतमिश ने पहले ही बता दिया था कि हमारे बेटे योग्य नहीं है, इसलिए यू हैव टू एक्सेप्ट माई डॉटर आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ग्वालियर। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा समाज जो है वो मेल ओरिएंटेड रहा, व्यवस्थाकार कहीं ना कहीं उन्हीं का कमांड रहा, भले इनका हाथ रहा हो, योगदान रहा हो। तो इसलिए कभी कभी आता, जैसे कश्मीर का इतिहास पढ़ोगे, कल्लड़ की राजतरंगिणी, तो रानी दिद्धा का इतिहास मिलेगा, रानी सुगंधा का इतिहास मिलेगा। उड़ीसा में आप पढ़ोगे एक भौमकर वंश है, वहां रानियों के द्वारा शासन किया गया है। इंदौर में अहिल्याबाई होलकर का शासन है। तो ऐसा नहीं है कर्णावती का शासन है, ऐसा नहीं, बीच बीच में इतिहास में चांद बीवी का शासन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि उनकी भूमिका रही है, लेकिन पूरे पर प्रभाव रहा हो ऐसा नहीं। जैसे आप वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी माताओं के नाम पर अपना नाम रखते थे, लेकिन सत्ता हमेशा पुरुष वर्ग के हाथ में रही। इसलिए समाज का स्वरूप कैसा होगा? पितृ सत्तात्मक होगा। एक्सेप्ट इंडस एंड केरला, केरला आज भी सम्मान करते हैं लोग, साउथ अफ्रीका में कुछ पार्ट है, केरला में आप देखो बहुत ही सम्मान करते हैं उसका, नर्स वगैरह या इस तरह का जो पद है, तो बहुत ही उसको सम्माननीय दृष्टिकोण से देखते हैं। आज भी वो मैट्रियार्कल ज्यादा, पैट्रियार्कल कम। तो ये चीज एक दिमाग में रखना। आप कोई पूछ दे मैट्रियार्कल इंडस क्यों है, तो आप कहोगे नारी की मूर्तियां मिली हैं खूब, मातृ देवी की पूजा करता, पशुपति शिव की पूजा सेकंड स्थान पर है और मातृ देवी सर्वोपरि। वैसे तो सबकी पूजा करता, किसी को छोड़ा ही नहीं है। नाग पूजा, सरित पूजा, सागर पूजा, स्वास्तिक प्रतीक चिन्हों की पूजा, शालिग्राम की पूजा, किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए कभी कभी हम लोग उलझन में पड़ जाते हैं, किसकी करें किसकी छोड़ें, क्योंकि हमारे पूर्वज सबकी करते थे, तो बोले सभी की कर लो। तो समाज में हम समझ रहे हैं कि समाज में आप देखोगे वर्ग विभाजन तो है, पुरोहित वर्ग है, क्योंकि नगरों को देखकर ऐसा लग रहा, मकानों को देखकर ऐसा लग रहा कि दास प्रथा भी रही होगी, और अन्नागार को देखकर ऐसा लग रहा कि अकाल भी पड़े होंगे। है अन्नागार अगर है तो अन्नागार का मतलब क्या है कि संकट के समय अनाज संग्रहित करना और संकट के समय उसे बांट देना, जैसे एपीएल बीपीएल योजना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सूखा और अकाल ये नियति में है भारत के, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, इसको कोई रोक नहीं सकता। और मेगास्थनीज कह रहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, जबकि शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाढ़ के कारण पतन हो गया। अब बाढ़ है तो फिर अकाल भी है। अगर बाढ़ आ रही है तो अतिवृष्टि होगी तो बाढ़ आ जाएगी, अनावृष्टि हो जाएगी तो सूखा पड़ जाएगा। ये सारी कृपा दृष्टि किसकी है? इंद्र भगवान की। ज्यादा गुस्से में आ गए तो ज्यादा बरसा दिए, और अगर ज्यादा गुस्से में और ज्यादा गुस्से में बोले पानी का एक बूंद मत दो, तो क्या पड़ेगा। इसलिए आप देखो आपदा प्रबंधन होता है, डिसास्टर मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि ये शुरू से चली आ रही, बस उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे लोग कहते थे कि ये अहिंसक थे, लेकिन अभी जो शोध अनुसंधान हो रहा उत्तर प्रदेश में, आप देखोगे बागपत के पास में एक सनौली है, ढेर सारे कंकाल मिले। उससे लगता है कि मांसाहारी भी थे और आक्रांता भी थे, क्योंकि देखो शोध अनुसंधान चल रहा, खुदाई हो रही है और रेडियो कार्बन डेटिंग पीछे की तरफ जा रही। तो ये मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, और नर कंकाल खूब मिले, जैसे मोहनजोदड़ो में मिले, उसी तरह बागपत में सनौली में मिले। और 2018 से खुदाई वहां लगातार चल रही, जैसे राखी गढ़ी की चल रही। तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन खोजता, एरिया खोजता, वो पूछ देगा कि मांडा, मांडी,
आप सोचो, एक मांडा है और एक मांडी है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में, वहां भी खुदाई हुई है सिंधु घाटी की। तो सहारनपुर में भी है, मेरठ में भी है, बागपत में भी है। तो ये चीजों को ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के किस किस एरिया में खुदाई सिंधु घाटी से संबंधित हो रही है। दैट इज योर क्वेश्चन। बच के नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि यूपीएससी देख रहा है ना कि भाई आप खुदाई हो रही, लेकिन आप अवेयर नहीं हो, इसका मतलब लेटेस्ट घटनाओं से आप जुड़े नहीं। तो अपने को हमेशा अपडेट रखना ये बहुत जरूरी है। अपडेट का मतलब डे बाय डे, रोजाना अपने को कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन करंट का देखना, मतलब उस दौर में रहना। जिस वर्ष परीक्षा आपको देना है, पूरा करंट में जो है उसको समय देना, आधा घंटा 1 घंटा। अब पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन तो आप रोज पढ़ते हो, कम से कम 1.5 घंटा 1-2 घंटा, क्योंकि वो आपका इथिक्स में भी हेल्प करेगा, निबंध में भी हेल्प करेगा, चौमुखी हेल्प करेगा। पेपर रीडिंग, पेपर कैसे पढ़ा जाए लोगों ने बताया, तो अच्छी तरह उस वीडियो को आप देखो कि कैसे हम किस एंगल से पढ़ें, क्या छोड़ें। ये पार्ट्स ऑफ लाइफ, डेली लाइफ। हम लोग कटिंग करते थे पेपर की, तब निबंध के फाइल में रखते थे उसको। जैसे लोकतंत्र का आ गया तो उसे अलग रखते थे, आपदा प्रबंधन का आ गया तो उसे अलग रखते थे। ऐसे आईएएस बनोगे आप, जब हर जगह से मोती बटोरोगे तब जाके आप आईएएस बनोगे। आप फाइल बनाओगे कि एथिक्स की फाइल अलग है, निबंध की फाइल अलग है। ऐसे रोजाना आपको, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको केवल वही संग्रह करना और दिमाग में वो चीज रखना। 4 पेपर, निबंध प्लस अपना ऑप्शनल। बहुत से बच्चे आप देखो कि प्री हो जाते हैं तो मेंस उनका बहुत भयंकर तैयार है, लेकिन प्री ही नहीं होता। निशांत जैन देखो, जो 13 रैंक लगाया था, प्री नहीं हुआ एक बार, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। बोला मेंस तो तैयार है, अब करें क्या। तो लोगों ने बहुत जोर भरा जो है बताया कि ऐसे ऐसे कर लो आप, और हो गया। आप देखो हिंदी मीडियम से थोड़ा सा कम नंबर मिला ना, 1st 2nd प्लेस रहती, तो आप कहते हो हिंदी मीडियम और हिंदी साहित्य लेकर। लेकिन रुचि कहाँ तक है उस विषय में। अगर उस विषय में आपकी रुचि नहीं तो उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा। डजेंट मैटर विषय कैसा है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हर विषय से बन रहा बच्चा, और हर विषय से बन रहा तो इसका मतलब विषय तो सही है, लेने वाला है गड़बड़ है। क्योंकि इतिहास से भी बन रहा, भूगोल से भी बन रहा, हर विषय से बन रहा, फिलॉसफी से बन रहा। लेकिन किसी को आप दे दोगे तो कहेगा अब वो समझ में नहीं आता, लेकिन इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। हिंदी साहित्य से बन रहा, जबकि उसका योगदान जीएस में तो नहीं, लेकिन बन जा रहा। तो आपको डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन यही ले जाएगा वहां तक, और कुछ नहीं। इसीलिए हम बीच बीच में मोटिवेट करते रहते, नहीं आप बैठ जाओ, थक जाओगे, और एक लंबी सफर। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ बनेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम क्रैक कर जाएंगे, क्रैक करेंगे। तो समाज में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आप देखोगे कि उसके नगर नियोजन को देखकर हम लोग समाज का पता लगा लेते हैं, 2 मंजिले मकान को देखकर दास प्रथा का पता लगा लेते हैं, और युगल समाधान को देखकर कालीबंगा और लोथल से युगल समाधान मिला, कपुल ब्यूरियल मिले। अब कपुल बरियल मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि लेडीज जेंट्स दोनों हैं, पति पत्नी के होने का साक्ष्य। तो अगर आर्कियोलॉजी में आ गया सती प्रथा तो इंडस तक ले जाओ, यानी कि सती प्रथा का प्रचलन था, साक्ष्य था आर्कियोलॉजी में। और पीछे जाओगे आप तो मेसोलिथिक में भी है, सराय नहार राय राजा भैया का इलाका है, प्रतापगढ़, कुंडा, सराय नहार राय, महदा, दमदमा। सोने का आभूषण लेके दफना दिया जाता था, इतना आभूषण का प्रेम था। सामूहिक नरसंहार के भी साक्ष्य मिले हैं, कम्युनिटी ओवन के भी साक्ष्य मिले हैं। जो सिख धर्म में आप देखोगे जो इसको लंगर प्रथा कहा जाता, सामूहिक भोज, जाति पाति को मिटाने के लिए सामूहिक भोज की परंपरा चल दी। फर्स्ट गुरु ने शुरू कर दिया लंगर प्रणाली, गुरु नानक के द्वारा। तो उसका अगर प्राचीन साक्ष्य खोजोगे तो कालीबंगा में मिल जाएगा, सराय नहार राय में मिल जाएगा। आप सोचो, मृगशृंग की छलनों की माला पहने हुए व्यक्ति को दफनाया गया, वो डेड बॉडी कहां मिली? महदा में मिली, आभूषण पहने हुए डेड बॉडी। इसका मतलब आभूषण के प्रेमी तो थे,
अप्रेमी थे तो ये समाज का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब सोने का, आप हमने बताया कि हड़प्पा से 6 लड़ियों वाला हार मिला सोने का, इसका मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले प्रेमी थे। कॉस्मेटिक बॉक्स मिला, प्रसादन मंजूषा, इसको कहते शादी विवाह में जो कॉस्मेटिक बॉक्स मिलता है वो हड़प्पा से मिला है। लिपस्टिक मिला चनुदड़ो से। अब बताओ आप कैसे बचोगे आप? और बच्चे को आता है कि समाज का वर्णन करो तो बच्चा कर ही नहीं पाता। भाई समाज, हम कह रहे हैं ना कि जहां साहित्य मौन है वही पूरा तत्व क्लिक कर रहा। हमने पूरा इसीलिए पहले पढ़ा दिया था उसे कि आपको बार बार क्लिक करे कि साहित्य तो नहीं है लेकिन पूरा तत्व तो बयान कर रहा। लोग कब्रिस्तान के माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण कर दे रहे हैं और आपको सब कुछ मिल रहा, आप बोले नहीं पा रहे हैं उस पर। तो इसका मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं फैक्ट्स का एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे, क्योंकि उसके लिए आपको युगल समाधान याद करना पड़ेगा जो कालीबंगा और लोथल में है। अब लोथल में 3 है, कालीबंगा में 1। अब दोनों टकरा गया तो किसके साथ जाओगे आप? तो लोथल के साथ जाओ। मनका बनाने का कारखाना आ गया, लोथल और चनुदड़ो दोनों में है, सोरथुगई में है। लोथल में आज भी मनका उसी तरह बनाया जाता है। आप सोचो, आप आज भी मनका बनाया जाता है, वीड मेकिंग फैक्ट्री। मनका समझ रहे हैं ना, माला मोती मनका बनाया जाता, आज भी वही स्थिति। तो कंटिन्यूएशन है कि ब्रेक है? कंटिन्यूएशन। ये चीजें हमें देखना। आज भी आप जाओ वहां सौराष्ट्र में, लोथल का बे ऑफ कैम्बे में, लोगों की सोच वैसे ही है। सेमी प्रेशस स्टोन से मनका बना के निर्यात कर रहे हैं। सोचो आप, ओहारा मनका कहाँ बनता था तो आप लगा नहीं पाओगे। तो ये तो व्यापार वाणिज्य में भी आएगा, हर जगह आएगा। बीड़ा का साक्ष्य, ढोल का साक्ष्य, पासा का साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य, दैट इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप देखो धौलावीरा से बहुत बड़ा स्टेडियम मिला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला। तो ये चीजों को अगर हम नहीं कंपोनेंट की स्टडी करेंगे तो हम एग्जाम्पल देके कंसेप्ट में उसे लिख नहीं पाएंगे और ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। लिखने और ट्रिक लगाने में मेन और प्री में कोई अंतर नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अंतर है। जो हम ट्रिक लगा रहे हैं इसका मतलब कि वो हमारा नॉलेज वेरीफाइड है, क्योंकि 4 में 1 सही है, उसी का ट्रिक लगा रहे हैं और उसी को मिला के उदाहरण दे के लिख दिए किसमें? मेंस में। तो कला और स्थापत्य कला हो गया, वास्तु कला हो गया। तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं। तो ये चीजें क्लियर है कि समाज भी बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ जो प्राप्ति हो रही है उसके आधार पर हम समाज का भी वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद आओ आप सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पार्ट है, व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, हेडिंग डालो आप, ट्रेड एंड कॉमर्स। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो व्यापार वाणिज्य होता था, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप में आप देखोगे तो एक तो एग्रीकल्चर है। 2-3 चीजें आप ध्यान रखो जब आर्थिक का आप वर्णन करते हो। इंडस का आर्थिक पक्ष, यानी कि सैंधो सभ्यता का, इंडस सिविलाइजेशन का, जब आप इकोनॉमिकल एक्सेप्ट पढ़ोगे आप, आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या आएगा? एक तो कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, शिल्प और उद्योग धंधे आ जाएगा, शिल्प और उद्योग धंधे आ जाएगा, शिल्प और उद्योग धंधे, और व्यापार वाणिज्य आ जाएगा, व्यापार वाणिज्य, परिवहन के साधन आ जाएगा, परिवहन के साधन आ जाएगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, परिवहन के साधन। अब देखो, आप कहीं भी आप लिखोगे, अब ये इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सपोर्टेड आइटम, इंपोर्टेड आइटम, कहीं भी लिखो आप तो दीज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कहीं भी बिना इसके नहीं होगा। बिना कृषि क्रांति के औद्योगिक क्रांति नहीं होगी। तो आप देखो कि यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसका उपयोग नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। तो पशुओं को पालतू बनाते थे और कई तरह से उसका यूज करते थे। एक तो कम्युनिकेशन के लिए,
दूसरे एक्सचेंज के लिए, तीसरे खाने के लिए मील के रूप में यूज करते थे, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज करते थे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल रियरिंग, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स? अब आप देखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आया, बट फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड? फ्रॉम वेयर इज स्टार्टेड? बागोर, आदमगढ़। अब कभी भी बागोर आएगा तो क्लिक करेगा कि नहीं? बागोर किसके लिए फेमस है, तो किस काल का है? मेसोलिथिक है। और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा जिला, राजस्थान। और आदमगढ़ होशंगाबाद, जहाँ हथनोरा घाटी है, होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले हैं। तो एक क्लिक करेगा तो अपने आप क्लिक करने लगेगा। अब यहाँ कुछ पशुओं को आपने देख लिया था कि कुछ का आइडेंटिफिकेशन संदिग्ध लग रहा, कुछ का प्रचलन में था। जैसे फसलें भी आप देखोगे तो कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है। 9 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, 9 फसलें पहचानी गई अब तक। 9 क्रॉप्स, 9 फसलों की पहचान हुई है। और उसमें भी आप देखोगे तो जो है अपना गेहूं और जौ, द मेन फूड ग्रेन्स, यानी कि व्हीट एंड बार्ली। इसी को बार्ली एंड व्हीट कर दो तो हमारा सबसे पुराना खाद्यान्न हो जाएगा, मेहरगढ़। अब आप देखो, जोड़े बदले, आप सेंस बदल गया, लेकिन आप सोचते हो कि वही है। वही नहीं है, गलत है। अब किताबें ऐसे समझा के तो लिखेंगी नहीं कि जौ और गेहूं मत लगाओ, गेहूं और जौ लगाओ। बोले अरे इसमें अंतर क्या है? अरे भाई, गेहूं को ज्यादा प्रिफर करते थे जौ के अपेक्षा। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, जौ को ज्यादा प्रिफर करते हैं गेहूं। फिर अगर जौ कोई खिला दिया तो रिश्तेदार क्या कहेगा, ये तो चला गया वही नवपाषाण काल की तरह है। जबकि जौ ताकतवर होता है, ऐसा नहीं कि जौ, लेकिन जौ को लोग क्या मानते हैं, अरे लग रहा है इसके पास खाने होने की भी व्यवस्था नहीं है, गरीबी आ गई। और गेहूं को पहचान मानते हैं। तो गेहूं और जौ मेन फूड ग्रेन, मेन सीरियल्स। वैसे मटर भी है, आप देखोगे राई भी है, और कोदो भी है, मिलेट्स है, बाजरा भी है, ज्वार बाजरा है, तरबूज खरबूज है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, और चना है, सरसों है। चना और सरसों तो आप देखोगे कालीबंगन से मिल जाएगा। एक ही खेत में 2 फसलों के बोए जाने का साक्ष्य कालीबंगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। सोथी कल्चर, प्री हरप्पन कल्चर, सोथी वाज द प्री कालीबंगन कल्चर। कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। प्लाउड फील्ड, जुते हुए खेत का। अब इन सब में वो इंफॉर्मेशन ले आओगे आप। नवंबर दिसंबर में बोते थे, मार्च अप्रैल में काट लेते थे, इसका मतलब रबी की फसल करते थे। रबी की फसल है, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है। लेकिन खरीफ की फसल में बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धान की भूसी चावल कम मिला। आर्य इसके बहुत ज्यादा प्रेमी, तो आर्यों में आप देखोगे तो खूब चलेगा। चावल वगैरह खूब खाते थे, डुबो डुबो के खाते थे, दूध में डाल के खाते थे। तो क्षीरोदनम बना देते थे, मुद्गोदनम बना देते थे, खीर बना देते थे। वो फेवरेट आइटम था किसका? आर्यों का। लेकिन अनार्यों का नहीं है वो आइटम। बहुत से लोग मिला दिए कि आर्य अनार्य एक ही थे। बोलिए नहीं, मजा नहीं आ रहा। बहुत से लोग मिला देंगे। बीबी लाल कहते हैं दोनों एक ही हैं। किसी के कहने से नहीं होता, आपको भी तो बात समझ में आए। बहुत माथापच्ची चल रही है, आएंगे हम लोग उस टॉपिक पर। आर्य कौन है, कहां से आए, क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों है, क्या कारण है। दुनिया कहती है, आपका कॉन्शियस माइंड भी तो कहे, आप भी एक चिंतनशील प्राणी हो, पढ़े लिखे हो। जो नहीं पढ़ा लिखा वो तो अलग है। सामान्य जनता में भी कई तरह के लोग हैं। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, और ज्यादा लड़ता कौन है? जो पढ़ता नहीं ज्यादा। आप देखो सेमिनार वगैरह होता तो लड़ जाता, पता ही नहीं चलता है भी पढ़ा कि ऐसे ही चल रहा। तो बहुत बड़ा वो डिबेट है।
लेकिन आपको तो लगाना है कि है कहाँ एक्चुअली, कहाँ से है वो। जैसे अनार्यों के जनक आए वैसे ही आर्यों के जनक आएंगे। तो यहां आप देख रहे हो, और डीडी कौशाम्बी क्या कह रहे हैं कि ये हल के प्रयोग से परिचित नहीं है। डीडी कौशाम्बी एक ऐसे मार्क्सवादी सोच वाले इतिहासकार हैं, कौशाम्बी वाले, जो पंचमार्क कॉइन्स पर शोध किए हैं। वो कहते हैं दे वेर नॉट अक्वेंटेड विद द प्लाउ। दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। तो अब सोचो कितने लेवल के विद्वान हैं, लेकिन अब ठीक है, वो देखे होंगे कहीं नहीं मिला होगा। लेकिन ये तो सरप्लस प्रोटेक्शन वाला है, और सरप्लस प्रोटेक्शन है तो जाहिर सी बात है मैनुअल लेबर से तो हुआ ही नहीं होगा, उसके लिए पशुओं का प्रयोग किया गया होगा, तब सरप्लस प्रोटेक्शन आता है। तो खेती बाड़ी में व्यापक रूप से पशुओं का प्रयोग पहले से ही चल रहा, मेहरगढ़ वाले करते थे। तो अब घरेलू पशुओं को तो पालतू बनाने की परंपरा मेहरगढ़ से शुरू हो गई। इसलिए आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस को पालतू बनाने का, गाय को पालतू बनाने, बैल को पालतू बनाने का साक्ष्य कहां से मिला? मेहरगढ़। दैट इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, न्यूलिथिक साइट्स, नवपाषाण काल। कपास का, खजूर का, अंगूर का, सोचो आप। मेहरगढ़ अपना ही था, क्योंकि बलूचिस्तान अपना था आजादी से पहले। तो इंडस को अगर देखा जाए तो इंडस को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि हमने दिया विश्व को। भले वो कह रहा कि नहीं वो मध्य एशिया से आया फसल वगैरह, इनके पास वो तजुर्बा नहीं था, इनके पास वो ज्ञान नहीं था, लेकिन हम लोग कह रहे नहीं विश्व में सबसे पहले हम लोग हैं। ये बात सही है कि चलो ठीक है, मध्य एशिया से मान लेते हैं, आर्य भी वहीं से आए, आक्रमण भी वहीं से कर रहे हैं, तो हो सकता खाद्यान्न भी वहीं से आ गया हो। बोले लोहा भी वहीं से आया, तांबा भी वहीं से आया, आपने कुछ नहीं दिया। तो सही है, कुछ देर के लिए मान लो, लेकिन प्रूफ जब होगा तो पता चल जाएगा कि लोहा तो यहां मिल रहा, आपके यहां क्यों नहीं मिल गया? बोले वो मिला था, चुरा के रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि टाइट वाले लोहा का प्रयोग जानते थे, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि ये भी यूज कर लेगा। होता है ना, जैसे आपके पास कोई अद्भुत चीज मिल जाए, वो आप दुनिया को छिपा के रखो और फिर बाद में बताओ कि जानते हो मेरे पास क्या है? बोले बता ही दो आज। बोले इतने वर्षों से चुरा के रखे थे। होता है ना कभी कभी। तो हिट्टाइट वाले उसको रखते थे, फिर 1000 के आसपास आ गया जब अपने यहाँ, और 800 के आसपास तो पूरा खुदाई में आने लगा। लेकिन वो 2200 के आसपास बताते हैं कि हिट्टाइट वाले रखे थे। मितनाइट, हिट्टाइट, ये आर्यों के पूर्वज थे वहां, जो लड़ते थे आपस में। बोगजकोई में भी मिला इनका उल्लेख। तो ठीक है, सभ्यता संस्कृति उधर से ही आ रही है तो आने दो, लेकिन ब्रिटेन से तो नहीं आ रही है। सबसे बड़ी लड़ाई किससे है कि हम कहीं से ले लेंगे, हम इराक से ले लेंगे, हम ईरान से ले लेंगे। अच्छा, ब्रिटेन वाला कह रहा कि ठीक है हम नहीं दिए, यूरोप तो दिया, वो उसको यूरोप ही मान लेता। बोले चलो ठीक है, आपका नहीं है, लेकिन तब पर भी उसको संतोष है। बोले ठीक है, अल्टीमेटली मान लो हमने नहीं दिया, लेकिन आपका नहीं है, किसी से आप लिए। बोले चलो ठीक है, लेकिन आपने तो नहीं दिया, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं सभ्य को सभ्य बनाने आया? अब बताओ, कोई नंबर सिस्टम कह दे हमने दिया, हमारे ही नंबर सिस्टम चुरा के ले गया, उधर बांट दिया, फिर उधर से उधर ले आया और हमें दे दिया, और फिर कह रहा क्या कि ये हम अरब से ले आए। बोले अरब वाले कहां से ले आए? उससे भी तो पूछो। जैसे आप देखो, वो नहीं है जो है नीति निर्देशक तत्व, तो हम लोग गए आयरलैंड, तो स्टडी कर रहे थे। बोले हमें दे दो नीति निर्देशक तत्व। बोले ठीक है आप ले जाओ, लेकिन हमारा नाम जरा रोशन कर देना। बोले हम रोशन कर देते हैं, और आप बताओ कहाँ से लिए हो? बोले इससे क्या मतलब, हमारा ओरिजिनल। बोले ओरिजिनल भी नहीं है आपका, तो उसका भी पर्दाफाश कर दिया, वो स्पेन से चुराया था। बोले उसको भी लिखो। आप बताओ, तो इंडिया वाले छोड़ते नहीं है, वो लिख देते हैं कि बोले ये भी इसका मौलिक नहीं, तो हम लोग वहां से लिए। और आज कोई पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अपने भूभाग के हिसाब से उसको रख दिया। तो कहीं से लोग कहते हैं कि चुराया हुआ है, नहीं, उसमें अकल लगी है बहुत ज्यादा, उसमें विद्वत
लोगों ने मंथन किया, तब वो विचारधारा आई। एज इट इज नहीं ले लिया गया। और चुराया किसको कहते हैं? जब हूबहू ले लिया जाए। अब किसी से कोई कॉन्सेप्ट ले लोगे तो चुराया हुआ तो रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कृषि को यानी कि तरजीह देना 9 क्रॉप्स और कल्टीवेटेड, लेकिन मेन फूड ग्रेन क्या है? अब जैसे आ गया अब धान की भूसी, रंगपुर, चावल, लोथल, हाई एल्डिंग वेराइटी बार्ले, काले बनावली, हल्का साक्ष बहावलपुर बनावली, जुते हुए खेत का साक्ष कालीबंगन। एक खेत में 2 फसलें, चना और सरसों। तो जितने रिलेटेड हैं उसको एक जगह कर लोगे आप, हो गया कृषि। क्योंकि साहित्य बता ही नहीं रहा, क्या करेंगे? तो ये चीज ध्यान में रखना है। और फिर पशुपालन, पशुपालन में आप देखें कि समस्त पशुओं का पालन किया गया, यानी कि पालतू बनाया गया। लेकिन गाय, आपने कल देखा, कुछ आइडेंटिफिकेशन लगाया कि गाय है, ऊंट है, घोड़ा है। अब बताओ, वो घोड़े के बिना रह नहीं सकते हैं आर्य, और यहां घोड़ा है नहीं। और जब दोनों को एक मिलाएंगे तो घोड़ा गया कहां है? सीधी सी बात है। तो आप अपने दिमाग को चलाना। ठीक है, बीबी लाल बहुत पहुंचे हुए विद्वान है, मिला दिए दोनों को एक। बीबी लाल आप सोचो 4500 तक ले जाते हैं आर्यों को, तिलक 6000 ले जाते हैं। 6000 में आप कहां चले जाओ? आर्यों को ले जाते हैं कहां? 6000 और 2021 और जोड़ दो, कहां पहुंच गए? जहां चावल गेहूं हम लोग खोज रहे थे, लौरा देव, कहां पहुंच गए हम लोग? मेहरगढ़, कोल्डी हवा। तो डेट थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगी तो आप खुद पहुंच जाओगे। अरे बोले ये तो 9 पाषाण काल ले गया, तो कैसे हम सेपरेट करें? अब विद्वान कह रहा क्या कि अराइवल 1500 के आसपास हो रहा, और तिलक कह रहे हैं क्या 6000 के आसपास है कि नहीं क्रॉस? और एक सामान्य विचारधारा कह रही है क्या कि 1500 से 600 के बीच में, जो वैदिक पढ़ेंगे हम लोग। एक सामान्य जो कंसेप्ट है उसके विरुद्ध कोई चुनौती देगा तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे हम सिद्ध करेंगे, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। जैसे कोई कह देना कि इंडस पहले वैदिक बाद में है, तो आप कहोगे लोहे का ज्ञान क्यों नहीं उसे? इसे तो है, लगा कि नहीं अटपटा। और लोहा ऋग्वेद में भी नहीं है और बाद में है, तो इसका मतलब अगर ऐसा ही होता तो पहले ही आ जाता हो। तो ये चीजों को थोड़ा सा आपको वेरीफाई करना है, उस आधार पर तो आप देखते रहेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कौन कौन साक्ष्य, जैसे शेर आपने देखा, शेर है ही नहीं है परिदृश्य में, गाय की मूर्तियां मिली हैं, ऊंट के स्केलेटन मिले हैं कुछ, जैसे कालीबंगा। ऊंट का साक्ष्य कहां से मिलेगा? कालीबंगा है। टाइगर, भोलेनाथ जो पशुपति शिव, टाइगर एलिफेंट नहीं है, हाँ लायन नहीं है। शेर टाइगर मत बोलो, लायन बोलो, लायन अंग्रेजी में तो रहेगा वो। ऐसे तो हिंदी में पता नहीं क्या रहता, पता ही नहीं चलता क्या है, चीता है, शेर है, क्या है, टाइगर है। तो टाइगर एलिफेंट है, ही बैफलो भी है, डियर भी है, हिरन भी है, लेकिन वो एब्सेंट है। देयर इज नो डिपिक्शन ऑफ लायन इन एंटायर सील्स। जैसे गरुड़, आप देखो कि किसी भी पंक्षी का चित्र किसी सील्स पर नहीं मिला एक्सेप्ट गरुड़। अब आप खोजने का प्रयास करना, नहीं मिलेगा। ऐसी आपको चुनौतीपूर्ण स्टडी करना, तब आप समझ जाओगे। अब आप देखो शिल्प उद्योग धंधों में क्या दिखाओगे आप? प्रस्तर उद्योग धंधे हैं, धातु के उद्योग धंधे हैं, सेल इंडस्ट्री है, कॉन्च इंडस्ट्री है, शंख के हैं, सीप के उद्योग धंधे हैं। बालाकोट में पूरा इसका मिला, लोथल में इसका मिला कारखाना, सेल इंडस्ट्री जिसको कहते मोती चूंगा जाता था। बालाकोट पूरा जो है जलीय व्यापार जहां से होता था, यानी कि सीप का भी उद्योग धंधा है, कढ़ाई है, बुनाई है। अब देखो कि जैसे चरखा है, तकली है, इनके साक्ष्य मिले, इनाम गांव से मिले। जब आप ताम्र पाषाण काल पढ़ोगे
वहां देखो आप इनाम गांव और आहाड़, जैसे आहाड़ में रंगाई है, छपाई है, तो इसका मतलब ये उद्योग धंधे धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल आएगा तो उसको फिनिश्ड गुड में तो बदलेगा, फिनिश्ड गुड में बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में सर्कुलेट होगा। हमारे पास सस्ते श्रमिक भी हैं और कच्चे माल भी हैं, तो पक्के माल भी हो जाएंगे, है कि नहीं? अंग्रेजों ने यही तो गड़बड़ कर दिया, क्यों ले गए हमारा कच्चा माल अपने मार्केट में बनवाए, तो हमारे यहाँ बनवा लिए होते। जहाज पे लाद के ले जा रहे हैं, वो भी 6000 मील दूर। पागल है क्या भाई? आप सोचो उल्टा कोई कच्चा माल ले जाए और फिर पता चला कि वहां से बनवा के फिर ले आए कि हमारे मार्केट में फाड़ दे, तो इसका मतलब वो तो मनमानी कर रहा, अपने हिसाब से सेट कर रहा है इंडियन मार्केट को। टोटली अपने हिसाब से इंडियन मार्केट को उन्होंने सेट किया, हमारी मानसिकता पर ही अटैक कर दिया, हमारे सॉफ्टवेयर को चेंज करने का प्रयास किया कि इसको अंदर से चेंज कर दो, बाहर से ये भले भारतीय हो। आप सोचो राजा राम मोहन राय, देखो आप किसकी बात बोलने लगे, बोले अंग्रेज सही है, सुधार कर लेना, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग मिल गया। तो हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या कहते थे कि ये बहुत अच्छा है। अरे अंग्रेज की औलाद अच्छा कैसे हो जाएगा? मैक्स मुलर आप देखो, खो ही गया, मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद कर दिया, लगा हुआ बिल्कुल। तो ये कैसे प्राच्यवादी हो गए? कोई गीता आके पढ़ रहा, विज्ञान शाकुंतलम आके पढ़ रहा अंग्रेज, विलियम जोन्स को देखो, विल्किंस को देखो, आप फैन हो गया आके, और कह रहा क्या? इसका पास्ट बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है? कि इंडिया का ग्लोरियस पास्ट बहुत ब्रिलियंट है। बताओ, एक अंग्रेज कह रहा। तो हम लोग उसको बड़ा सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन उसके पीछे भी राज था बड़ा। मतलब जो अंदर का राज है ये कैसे पता चलेगा? Who knows the reality of inner part of your consciousness? Only one that know that God. चाल चलते थे वो, रेलवे दे दिए अपने लिए, लेकिन रेलवे का उठा के ले जाएंगे लंदन। आज रेलवे देखो वरदान है, लेकिन उस समय रेलवे का उद्देश्य हमारे फैसिलिटी के लिए नहीं था। जो भी अंग्रेजों ने किया भारत में वो हमारे लिए नहीं किया। ये जब समझ में आएगा, इस दृष्टिकोण से आप पढ़ोगे तो आपका आईना एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो मैकाले हो, कोई भी हो। मैक्स मुलर को आप देखो सेंटर बना दिए, बर्लिन को सेंटर बना दिए, जर्मनी को सेंटर बना दिए, वहां स्टडी कर रहे हैं हमारे ग्रंथों का। तो इसका मतलब स्टडी कर रहे हैं तो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि साहित्य ही समाज का आईना है। जो साहित्य को जान लिया वो उस देश काल की परिस्थितियों को जान लेगा और शासन कर लेगा। कहीं भी जाना है तो पहले उसको क्या समझोगे आप? किसको समझोगे? साहित्य को, और उसको ट्रांसलेट करोगे अपने भाषा में। भाई अगर अंग्रेजी समाज को जानना है तो क्या करना है? ट्रांसलेट करना, अपनी भाषा में बदलो, या तो अंग्रेजी पढ़ लो, तब उसे पढ़ लोगे तो उसे मालूम हो जाएगा कि ये भी सिविलाइज था कि अनसिविलाइज था। क्योंकि हम लोग की अंग्रेजी कमजोर थी, तो वो सोचता था कि हमें तो जान नहीं पाएगा, हम इसे बता दें जो चाहें। लेकिन किसी के सोचने से थोड़ी हो जाता, बाद में वो चीज पर्दाफाश हो जाती है। तो आप देखो कि ये चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। कभी भी आर्थिक पक्ष का विवेचन करना है तो किन बिंदुओं के सहारे? ये घटक कहीं भी हो। आप देखो शिल्प और उद्योग धंधे, इसके बाद आप देखो कि व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में क्या देखोगे आप? आंतरिक और बाह्य। व्यापार कहां से होगा? एक तो इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, और एक एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार। अब आंतरिक व्यापार में आप क्या करोगे? बार्टर सिस्टम। आप ग्राफ खींचते रहना। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। अब इंटरनल में आप क्या करोगे? बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक।
गिव एंड टेक, यानी कि वस्तु विनिमय। आप क्या कर रहे हो कि वस्तु विनिमय कर रहे हो। कोलार से सोना ले रहे हो आप, मैसूर से सोना उठा ले रहे हो, खेतड़ी से तांबा मंगा ले रहे हो, सखर रोहरी की खदान है वहां से मंगा ले रहे हो आप पत्थर, सेमी प्रेशस स्टोन, अलाबास्टर पत्थर मंगा ले रहे हो आप, प्रेशस स्टोन मंगा ले रहे हो आप कश्मीर काठियावाड़ से। ये क्या है? ये कौन सा ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, गिव एंड टेक। आज भी जिंदा है कि नहीं? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा, बस यही कह सकते हैं। सेफ लिखते समय लिख सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि इतिहास में क्रोचे की लाइन बार बार याद आती है, हिस्ट्री इज ऑलवेज करेंट। इतिहास सदैव समसामयिक होता और सभी विषयों की जननी होता, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि स्टडी में अगर कोई गया तो स्टडी करेगा। तो आप देखो, इंटरनल रिच है, इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स भी रिच है, लेकिन सवाल यह है कि कांसा बनाएंगे तो टिन तो लेना पड़ेगा बाहर से। अब मामला फंस गया, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यानी कि जो हम लोग निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। तो इसका मतलब कि व्यापार किसके पक्ष में होगा? भारत के पक्ष में होगा। यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन द फेवर ऑफ इंडिया। व्यापार संतुलन था, भुगतान संतुलन, यानी कि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। जैसे सुतकांग इंडोर है, उसको व्यापार का चौराहा बताया जाता था। सुतका है, बालाकोट है, लोथल है, जलीय व्यापार। 1300 किलोमीटर का तो केवल हमारा कोस्टल ट्रेड एंड कॉमर्स था। अब आप सोचो उसमें कितना जलीय व्यापार होता था। और उसके उदाहरण मिले हैं, लोथल से मिले हैं नाव के मॉडल, मोहनजोदड़ो से मिले हैं नाव के मॉडल, और डॉकयार्ड ही मिल गया है लोथल से। तो इट इंडिकेट्स, यानी कि थलीय व्यापार भी है और जलीय व्यापार भी। और दुनिया के देशों से व्यापार है, जैसे ईरान है, पर्सिया फारस, इराक है, बहरीन है। बहरीन आप देखोगे फारस की खाड़ी में है, एक देश है, मोतियों के लिए जाना जाता है। वो मिडिल का काम करता था। अफगानिस्तान से हमारा व्यापारी अपना व्यापार ले जाता था, वहां रखता था, वहां से फिर वो मेसोपोटामिया ले जाता था। यानी कि अगर कहा जाए कि मेसोपोटामिया के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे, तो ये बात थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि वहां भी हम पहुंचते थे स्टॉपेज के बाद। इसका मतलब मेसोपोटामिया के साथ हमारे व्यापार कैसे होते थे? थ्रू बहरीन। कैसे होते थे? बहरीन। और वहां का एक राजा था सारगोन। सारगोन अक्काद राजधानी थी, बेबीलोन। बेबीलोन इसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसका अक्काद नाम था। 2350 के आसपास उसका एक अभिलेख मिला सारगोन पीरियड का। और 2350 के आसपास ये व्यापार बहुत रिचेस्ट कंडीशन में था। और वो लिखता है, वो राजा लिखता है कि इन देशों के लोग लंगर डालते थे हमारे यहाँ आके। उर है, हमा है, किस है, तेलस्मर है, निपुर है, टेपेगावरा है। These are the cities related to Mesopotamia, इराक। तो हमारा सबसे ज्यादा व्यापारिक क्लोज ट्रेड रिलेशन किस देश के साथ था? किसके साथ था? मेसोपोटामिया या इराक के साथ। जिसमें बिचौलिए की भूमिका कौन निभाता था? कौन निभाता था? बहरीन। बहरीन फेमस है, ध्यान रखना, आप उसको जाके सर्च करना। और हमारे यहाँ एक ट्रेड कॉलोनी थी उत्तरी अफगानिस्तान में, सोरतुगई में। जैसे अंग्रेज नहीं आए तो कोठी स्थापित करते थे, व्यापारी कोठी कारखाना, जिसे हम लोग क्या कहते थे? कारखाना खोल दिया। डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, तो क्या खोल दिए? क्या खोल दिए? फैक्ट्री। लेकिन वो एक्चुअली फैक्ट्री नहीं थी,
वो कोठी थी, स्टोरेज, माल गोदाम था। क्या था? गोडाउन था। और उस गोडाउन का परंपरा, वो ट्रेडिंग कॉलोनी सोर्तुगाई में बनी, अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान। तो सोर्तुगाई में मनका बनाने का भी कारखाना है जो मेटल का बनता था। यहां तो स्टेटाइट के बनते थे मनके, लेकिन अगर मेटल का मनका आ जाए कहां बनता था, तो सोर्तुगाई, अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान। यानी कि हमारा ट्रेडर्स कहां जा रहा है? अफगानिस्तान, फिर वहां से जा रहा बहरीन, फिर वहां से जा रहा ईरान। यानी कि माल एकत्र कर रहा है कहीं ना कहीं। कहां कर रहा है? सोर्तुगाई। तो ये ध्यान रखना। अब सोर्तुगाई आया, पता चला एकदम गायब हो गए। बोले सोर्तुगाई, आई डोंट नो, मुंडी का सोर्तुगाई। थोड़ा सा 2-4 बार आप पढ़ोगे, रिफ्रेश करेगा तो सही याद आ जाएगा। होता क्या है ना कि जब आप बिल्कुल नहीं पढ़े रहते हो तो फिर वो आता ही नहीं, तो फिर तुक्का वगैरह चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। सारे नर्वस सिस्टम तो ऐसे ही गायब हो गए। जैसे ही व्यक्ति सुनता नहीं निगेटिव है, तो ये काम करना बंद कर देते हैं, तो उसमें तुक्का वगैरह ज्यादा नहीं चलता। हाँ, कभी अगर आप पढ़े हो 2-4 बार, तो वो जरूर रिमाइंड करेगा कि हाँ, दिस इज द राइट, क्योंकि एक आवाज आती है ना, दैट इज रॉन्ग, जब आप खूब मेहनत करते हो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जब आप जैसे खूब डिवोशन से मेहनत कर रहे हो ना, तो भगवान भी आपके साथ है। 4 विकल्प में एक फ्लैश करेगा कि नहीं नहीं, ये सही है। जैसे कंप्यूटर में आप देखो, कोई बटन दब जाए तो कहता नहीं है, नहीं गलत है। तो उसी तरह जस्ट लाइक ये भी बहुत बड़ा कंप्यूटर, तो इसमें भी चारों में एक दिख रहा है। आप सोचो, आपकी जिस परीक्षा के लिए आप इतना मेहनत करते हो और 4 दे के गलत करवा लेता है, कितनी बड़ी चुनौती है, खुली चुनौती कि जाओ 4 दे देंगे और एक सही नहीं ढूंढ पाओगे, है कि नहीं? और जबकि चारों में एक सही है। और खूब मेहनत करते हैं हम लोग, कुछ तो जी तोड़ मेहनत करते हैं 10 से 12 घंटे, और जैसे ही देखे बोले ये तो चारों नहीं परिचित। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आती है कि चारों ऑप्शन नहीं जानते हो, और कभी कभी ऐसी आती है, खूब पढ़ लिख लेते हो तो 2 अलग कर देते हो, 2 में फंस गए। कोचिंग वगैरह कर लिए, जैसे अभ्युदय क्लासेज वगैरह कर लिए, थोड़ा सा जम के पढ़ा दिया गया, अब 2 में फंस गए, तब देवी देवता याद आ रहे हैं। एक है कोई देखते हैं, लेकिन बहुत एग्जैक्ट नहीं आ रहा कि इनमें क्या। बोले CD तो हटा दिए, अब A भी में फंस गया, लेकिन अगर फंस गया तो इसका मतलब कि वो चारों में फंसा, क्योंकि फंस तो गया। लेकिन बस पॉसिबिलिटी ये है कि या तो अच्छा, लास्ट में जब आप लगाओगे तो वो गलत ही होता। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे स्टार होते हैं, सितारे। वो कभी कभी नहीं आजमाते हैं कि देखते हैं 5 क्वेश्चन ऐसे ही, तो कुछ होते हैं जो 4 तक ले जाते हैं, और कुछ होते हैं 5 गलत करके आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि व्यापार वाणिज्य जो है समृद्ध अवस्था में था और हमारे फेवर में था, और विदेशों के साथ भी व्यापार वाणिज्य था। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा व्यापार वाणिज्य किसके साथ था? ईरान के साथ नहीं, इराक के साथ। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्लोज ट्रेड रिलेशन। अब उसमें वो राजा जो सारगोन बता रहे हैं, वो 3 नाम दे रहे हैं, मेलुआ, दिलमुन, तिलमुन और मगन। अब देखो ये नाम सुने, हाँ मेलुआ, देखो ऐसे नाम दे दिया और एक नन ऑफ दीज दे दिया, और पूछ लिया क्या इसमें बिचौलिए का काम कौन करता था। अब बहरीन होता तो सब लगा देते, अब बात को पलट दिया। यानी कि राजा सारगोन की जो पट्टिका पर लिखा है 3 नाम, वो दे दिया कि यहाँ के व्यापारी लंगर डालने आते थे मेसोपोटामिया में। यानी कि इनसे ट्रेड का कनेक्शन है मेसोपोटामिया का, लेकिन ये तो पहचान में आए कि यह है कौन। अब देखो दिलमुन या तिलमुन कौन है? बहरीन है।
अब हो गया क्लियर, योर आंसर इज दिलमुन एंड तिलमुन। हटा दिया ध्यान से। अब मेलुहा कौन है? मेलुहा मोहनजोदड़ो, मेलुहा मोहनजोदड़ो। और मगन कौन है? ओमान और मस्कट है, जो कॉपर के लिए फेमस है। ओमान और मस्कट बंदरगाह सऊदी अरब, पर्सियन गल्फ में है, फारस की खाड़ी में। ओमान और मस्कट। कभी भी आप देखो, मैप देखोगे आप, तो जब इधर की तरफ बढ़ोगे तो दो तरह से हम लोग एंट्री करते थे, एक तो रेड सी और एक पर्सियन गल्फ। एक फारस की खाड़ी से एंट्री करते थे यूरोप की तरफ, और एक लाल सागर। लेकिन लाल सागर थोड़ा सा ज्यादा फॉगी था, चट्टानी था। स्वेज नहर तो बाद में आई ने। तो आप देखो, जिसके कारण हम लोग पर्सियन रूट ज्यादा इस्तेमाल करते थे, पर्सियन गल्फ वाला। इसीलिए तो वास्को डी गामा को एकदम अलग से आना पड़ा, क्योंकि उस ट्रेड रूट को रोक दिया गया। तो एकदम नेवी से ही आया, यानी कि नवल पूरा जो है जलीय व्यापार, जलीय रूट से आया। तो आप देखो कि ये तीन नाम है। अब ये किसके लिए यूज हुआ? मोहनजोदड़ो। और ये ओमान और मस्कट जो मगन जो है तांबे के लिए फेमस था, यहां से तांबा भी मंगा लेते थे। मेलुहा सूती वस्त्र वगैरह के लिए फेमस था, कॉटन के लिए फेमस था, सूती वस्त्र के लिए मेलुहा मोहनजोदड़ो। अब आप देखोगे ये नाम 1900 के बाद, 1800 के बाद मिलना बंद हो गया। इसका मतलब हमारे ट्रेड रिलेशन डिस्कनेक्ट हो गए, और सिंधु घाटी के सभ्यता का नगरीय स्वरूप किसमें चेंज हो गया? ग्रामीण। और उसी को हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? पतन हो गया। जबकि पतन नहीं हुआ अवस्था में, क्योंकि पतन होता तो फिर नगर नहीं बनता। इसका मतलब कि कुछ रुकने के बाद फिर नगर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रक्रिया है। और प्रक्रिया कभी, जैसे आप बोल नहीं रहे हो नगरीकरण, करण, तो दैट्स वाज द प्रोसेस। प्रोसेस कभी भी बंद नहीं हो। या तो प्रोसेस करने वाला ही खत्म हो जाए, जलप्लावन आ जाए, तो उन्हीं का प्रोसेस चलेगा जिसका चला था, है वही जलप्लावन। सब शांत हो जाएंगे बिल्कुल, और उसमें एक को जिंदा कर दें तो अपने ही से मर जाएगा। बोले अरे सब चलेगा, मैं क्या करूंगा रह के। तो ध्यान रखना है कि ये तीनों प्लेस आप पहचान में आ गए। अब इसको क्या कहते थे? हाथियों का देश, साफ सुथरा देश, सूर्योदय का देश। जबकि सूर्योदय का देश आप किसको कहते हो? निप्पन, जापान को कहते हो कि नहीं? अब इसमें आ गया सूर्योदय का देश, आप खोज रहे हो। वो भी नाम इतना जटिल दिया कि लग नहीं पा रहा, तो इनमें से कोई नहीं लगा दिए, बोले कोई पहचान में नहीं आ रहे, जबकि इन्हीं में से था आंसर। तो ऐसे कभी कभी परेशान करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब बताओ परिवहन के साधन में क्या होगा? इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स, उसके मॉडल भी मिले हैं। वो बम्बैया में फिल्मों में आप देखते हो ना कि जो हीरो हीरोइन को ढोती है गाड़ी, लॉरी, उस टाइप के मॉडल मिले हैं, कैनोपी वाले। बहुत ही रॉयल गाड़ियां मिली हैं। चनहुदड़ो से मॉडल मिला है, तो यानी कि हड़प्पा से मिला है। यानी कि अगर ये देखा जाए तो कम्युनिकेशन के साधन के रूप में भी यूज करते थे पशुओं को। तो ये चीज आप देख रहे हो। और इसके बाद आप देखोगे तो पोर्ट सिटी, बंदरगाही नगर, जिसको हमने नाम लिया कि वो 1300 किलोमीटर का। तो उधर जितने भी होंगे, सुतकांगेंडोर, सुतकाको, बालाकोट, लोथल, जितने भी बलूचिस्तान से लेकर इधर गुजरात वाला पोर्शन होगा बे ऑफ कैम्बे तक, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा तटीय इलाका लगाता है कौन? गुजरात वाला। तो वैसे ही आप देखोगे कि पूरी जलीय व्यापार, यानी कि उस जलीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? कोस्टल एरिया, वही मकरान वाला। यानी कि लोथल कभी भी व्यापार करेगा तो किससे ज्यादा करेगा? मकरान, ईरान। इसलिए लोथल में जो मुद्राएं मिली हैं, जो मोहरें मिली हैं, वो फारस की खाड़ी वाली हैं, बटन आकृति की। लेकिन जो कालीबंगन में है, जो मोहनजोदड़ो में है, वो बेलनाकार मोहरें हैं। कहाँ की है? मेसोपोटामिया की।
तो इस तरह से आप इसको कर लोगे और ये जो है आर्थिक पक्ष को आप अच्छी तरह से इसको समझ लोगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका पतन देखते हैं। देखो आप कैसे करोगे। अब देखो आप इसके डिक्लाइन एंड डाउनफॉल और चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन यानी कि नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक कारणों। अच्छा वो सही है क्या? हाँ वो तो सही है, इसमें नहीं होगा, वो गलत। हेलो, नहीं आ रहा। अच्छा तो यहाँ से आ रहा है। हाँ ये सही होगा। आप बताओ, आप सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन होगा इन दोनों में? इन्हीं में बताओ, दोनों में है? हाँ बदल दो। अच्छा, मानवीय कारण में क्या हो सकता है? आर्यों का, आर्यों का आक्रमण। दूसरा आर्थिक कारण। नेक्स्ट, हाँ पॉपुलेशन से जो उत्तर प्रदेश वैसे ही, हाँ बोले जनसंख्या का दबाव। ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो आप, जनसंख्या का भूमि पर दबाव। ये उत्तर प्रदेश तो सबसे खूबसूरत महसूस करता है। इसको तो दुनिया में अगर 14-15 देश चले जाएं तो हम लोग जाके बसा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इस समय हम लोग, आप सोचो जब सेंसस से जो आधार लिया गया है 1971 की जनगणना, उस समय 18 करोड़ थे हम लोग, 8 करोड़। तो आज कहाँ होंगे? दुगना कर लो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, है? हाँ थोड़ा कम ही रखो, ही तो और ले जा रहा, बोले 30-40 होंगे। तो ऐसे भी मत बता दो, नहीं जल्दी जल्दी फिर जनगणना होने लगेगी। तो ध्यान रखना है, दीज आर द ह्यूमन फैक्टर। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई लग रहा है, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आई गिरावट। W.F. ऑलब्राइट, एक विद्वान है W.F. ऑलब्राइट महोदय, वो बता रहे हैं कि इसमें जो ज्यादा सबसे है, जिसके कारण उत्थान होता है उसी के कारण पतन हो जाता है। ये ध्यान रखना। किसी भी डायनेस्टी, अगर किसी भी वंश के पतन का कारण आए तो व्यक्ति जिम्मेदार है। उत्तराधिकारी, लैक ऑफ एबल सक्सेसर। दुनिया में किसी भी डायनेस्टी, हैनोवर हो, स्टुअर्ट हो, कोई भी डायनेस्टी दुनिया में गई है, ट्यूडर डायनेस्टी हो या हमारे यहाँ गुप्ता डायनेस्टी हो, यानी कि डायनेस्टी के बारे में। और ये तो सभ्यता का स्वरूप चेंज हो रहा, तो जिसके कारण उत्थान हुआ माइनस कर दोगे तो पतन हो जाएगा। क्योंकि व्यापार है, दुनिया के साथ संपर्क है, तो दुनिया के साथ संपर्क कटेगा भी, और कटेगा तो क्लोज इकोनॉमी बनेगी। यानी कि 1900 के बाद आप देखोगे 1800 के बाद इसका मैच्योर फेज जा रहा, और फिर ये गांव की तरफ बढ़ रहा। क्या चेंज हो रहा? पहले गांव से नगर बना,
और फिर नगर से गांव बनेगा और फिर गांव से नगर बनेगा। दैट्स वाज द प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना, आर्यों के आक्रमण, अब आपको किससे जूझना, ये तो एक बात पता चल गई कि सबसे महत्वपूर्ण कारण बाढ़ नहीं लगाना, क्योंकि बाढ़ किधर है, इधर नहीं आना जल्दी। अच्छा, महामारी किधर है, हाँ वो बोले कोरोना महामारी जितना सब उधर ले जाओ, है बाढ़ मान लो आप, बाढ़ फ्लड को बता दिए आप। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन ये बहुत बड़ा कारण, जलवायु परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं सुनामी, जल प्लावन, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी यूआर कैनेडी के द्वारा। अब इसमें विद्वान हमें खोजना है कि कौन विद्वान किसका समर्थन करता है थोड़ा बहुत। ये तो कारण आप देख रहे हो। नदियों के जलधारा में परिवर्तन, नदियां कभी कभी शहर के तरफ रहती हैं, कभी कभी मुख मोड़ लेती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है। आप देखो कभी कभी शहर आप देखो नदियों के किनारे, फिर पता चला दूरी बढ़ गई, तो रूट चेंज करती रहती है। नदियों के जलधारा में परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर शोध किया आर.एल. स्टाइन महोदय और अमलानंद घोष ने, क्लाइमेटिक चेंज वगैरह। भूतात्विक परिवर्तन, टेक्टोनिक डिस्टरबेंसेस, सुनामी, वाटर का ऊपर उठ जाना, जलमग्न हो जाना आसपास के एरिया का, जैसे सुनामी। आप देख रहे हो भूतात्विक परिवर्तन में कैसे दिखाओगे आप, वो कैलाश मानसरोवर से होकर सिंधु नदी गिर रही है आगे, कहाँ गिर रही है, अरब सागर में। और जब गिरेगी तो सिल्टिंग होगा, सिल्टिंग होगा तो ड्यून्स बनेगा। और जाहिर सी बात है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थियरी आप पढ़ते हो, प्लेट आ रही है जा रही, बहुत तेजी में उठेगा। और जब उठेगा तो आप देखे होंगे कि जैसे पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया, पैंजिया से पैंथलासा बना, अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना, तो उस प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता। पहले पैंजिया ही तो था, पैंथलासा था, पैंजिया था। पैंजिया ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट अंगारा लैंड, लोअर पार्ट गोंडवाना लैंड। वी आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, नॉर्थ अमेरिका वाज द पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। तो ये चीज आप देखो कि बिल्कुल एक तरह से कहा गया कि अगर इस तरह का देखा जाए कि जल के अंदर हलचल, क्योंकि मरना तो किससे है, जल से, और जल ही जीवन है और जल ही मौत का, क्योंकि कितना % है, और वो भी बढ़ा रहा धीरे धीरे अपना वो। तो ये सुनामी जो आप देखे, यानी कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंसेस, जैसे अमर साहनी हैं, आर.एल. राइक्स हैं, बोटानिकल इंस्टीट्यूट वाले हैं, साहनी, अमर साहनी, आर.एल. राइक्स हैं, ये इस तरह के कारण को खोज रहे हैं कि जब आप देखोगे कि बार बार सिल्टिंग हो रहा है और ड्यून्स बनेगा, तो जाहिर सी बात है जब पानी गिरेगा तो बाइफरकेट होगा, और जब पानी गिरेगा बाइफरकेट होगा, तो इनके जो संसाधन है परिवहन के, बैलगाड़ी, वो चल लेगी, दलदल में चलेगी। तो यानी कि कम्युनिकेशन का साधन ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो क्या प्रभावित होगा, आयात निर्यात, बार्टर सिस्टम। बिल्कुल ही वैज्ञानिक है, टेक्निकल है ये बिल्कुल कारण। इसको ऐसे दिखने में लग रहा है कि रटना पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं रटना पड़ेगा, एक बार समझ विकसित कर लिए तो आ गया ही। जैसे आप देखो जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ड्राई हो जाएगी, वेट से ड्राई होगी, ड्राई होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा होगा तो पेयजल की समस्या होगी, एग्रीकल्चरल में इरिगेशन की समस्या होगी, सिल्टिंग होगी, वनों का विनाशन होगा, सॉइल इरोजन होगा। और जब ये सारी समस्याएं आएंगी तो इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन है। तो सारे फैक्टर को हमें ध्यान रखना है कि ये हम इसको क्या कहेंगे। एक महामारी भी लिख लेना, यूआर कैनेडी महामारी वाला। यूआर कैनेडी ने बताया कि महामारी बहुत बड़ा एक जो है, जैसे मलेरिया है महामारी है। मलेरिया का कहाँ डायग्नोस किया गया, मोहनजोदड़ो।
जैसे अर्थराइटिस वाला गाठिया रोग है, बहुत सिम्पटम मिले हड़प्पा में। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, यानी कि इसमें मानव का बस नहीं है, है निवारण है, यानी कि उससे हम बच सकते हैं, खुद में हम उसको प्रोटेक्शन लेंगे, लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं भूकंप को। भूकंप से विनाश हुआ किसका? कालीबंगा का। भूकंप आने का प्रमाण ये अर्थक्वेक पे आज से नहीं है, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मेंटल में हलचल चल रही, तो क्रस्ट में हम लोग हैं, क्रस्ट वाले कमजोर होते हैं। अगर कहीं कोर होता तो शायद महसूस भी नहीं होता, लेकिन चूंकि क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, और सबसे ठीक कौन है? कोर। और फिर और सारी हलचल कहाँ हो रही है? मेंटल। और सबसे कमजोर कौन है? क्रस्ट वाला। फिर भी ये कहता है क्या? आई बिकम गॉड है। और अचानक ज्वालामुखी आ गया, बोले अब तो कुछ नहीं चलेगा, राख हो गया। तो इन सब चीजों से तो हम लोग बचे हुए हैं। आप उनके बारे में सोचो जहां प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कब आ जाएगा कोई भरोसा ही नहीं। आप देखो उनके बारे में, प्राकृतिक आपदाओं के खौफ से डरते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं हर लफ्ज में। लेकिन उत्तर प्रदेश वाले तो सुखद हैं, ये तो किसी आपदा के शिकार नहीं है। मैक्सिमम सुनामी वगैरह भी आएगा तो बहुत ज्यादा इनको लगता है कि वो तट वालों को ले जाओ, हम लोग तो है ही हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। आप बताओ, जो बाढ़ के किनारे होगा, जो नदियों के किनारे होगा, वही तो इसका शिकार होगा, है? जो नदियों के किनारे होगा वही बाढ़ के कारण उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, लेकिन उसका विनाश नहीं होगा। हाँ, गरीब हो जाएगा। ये बताओ, भारत का इंडियन प्लेट्स देखो आप, ऐसे झुका है तो सारी बाढ़ तो उधर आ रही, असम की तरफ। वैसे तो बिहार को बंगाल के खाड़ी में होना चाहिए, है? तो इसका मतलब प्रोटेक्शन ले लेगा। हाँ, गरीबी आ सकती है, जैसे उड़ीसा हमारे हैं, बिहार है, ये सब उसी एरिया में है। आप देखो तो पूरा उसके कारण कह लीजिए कि हमेशा वो रहते हैं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, गरीबी है। लेकिन इसके कारण सोचो आप, वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि बाढ़ आई थी? कुछ आइडिया लगाओ आप, हैं? क्या मिलेगा? तो वही वाला सामान बताओ क्या है। ऐसे आइडिया, ऐसे इंटरव्यू में पूछेगा, बोले बाढ़ वाला सामान, बोले वही तो बता दो, है? हाँ, कुछ सिम्पटम जैसे है ना कि ऊंची धरातल की तरफ जा रहे हैं, बार बार टिरेस इनका ऊंचा हो रहा। जैसे आप देखते हो बाढ़ आती है तो लोग कहाँ जाते हैं? और फोर्टिफिकेशन करते हैं, रक्षा प्राचीर से घेर रहे हैं। ये किससे बचने के लिए? बाढ़ से बच जाए, आक्रमण से बच जाए, पशुओं से बच जाए, कई चीजें हैं उसमें। तो कुछ ऐसे सिम्पटम मिलेंगे, जैसे ड्यून्स बड़े बड़े आप देखोगे टीले बने हैं। तो इसका मतलब कि जो ऊपर की बस्तियां बस रही हैं, लोअर हाइट से ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब वो प्रतिवर्ष बाढ़ का शिकार हो रही हैं। लेकिन आप ये कहो कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ। हाँ, बाढ़ भी जिम्मेदार है, लेकिन बाढ़ ही जिम्मेदार नहीं है। अब बच्चा लगा के आता है क्या, वो बाढ़ आ गया, पड़ोसी से भी कहता बाढ़ लगाओ। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या लग रहा है? मानवीय, और मानवीय में भी आर्थिक कारण। अब आप देखोगे आर्यों का आक्रमण, इसको जरा असेस करो आप। ये जॉन मार्शल हैं, अर्नेस्ट मैके हैं, मॉर्टिमर व्हीलर हैं, एक आरपी चंद्रा है, जो सबसे पहले इसको डायग्नोस किए कि नहीं, आर्यंस अटैक, ये आक्रमण वो हुआ और इनका पतन हो गया। लेकिन आप सोचो कि क्या इसे पूरी तरह हम लोग स्वीकार कर लें? आर्यंस अटैक है,
और अगर इसे स्वीकार कर ले तो इसका मतलब आर्य भारत का नहीं है। अगर इसे मान ले तो इसका मतलब आर्य, ऐसे न भी माने, अगर आर्यों का आगमन मान ले तब भी आर्य भारत का नहीं है। अब लो, ये थियरी तो अपने आप सिद्ध कर रही है कि कोई आया, या तो आक्रमण है या तो माइग्रेशन है, या तो इन्वेशन है या तो इन्वेडर के रूप में मान लें, और या तो माइग्रेशन के रूप में मान लें कि आया है वो। अगर आगमन है तो फिर सिंधु घाटी का विनाश कैसे हुआ और नरकंकाल कैसे मिले? बोले आपस में लड़ गए, बोले लड़ाकू थे ही नहीं। कई फैक्टर इसमें गुलथियों को सुलझाएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पीबी कांडे, हमारे एक बहुत बड़े भाषाविद थे, तो पीबी कांडे ने पहला बताया कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता। आर.एस. शर्मा महोदय ने बताया कि इतने लोग नहीं आए कि वो पूरी सभ्यता का विनाश कर देंगे, और जो रूट पर होगा, जो आक्रमण के रूट पर होगा, उसका विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ होगा। लेकिन क्या मेरठ वाले का हो जाएगा? आया आर्य पहले ही मेरठ पहुंचा है, आएगा इधर से, जो रूट पर होगा। लेकिन आर्यों के आने वाले रूट पर कितने दर्जन होंगे और कितने प्लेस हैं, इसलिए ये भी आंशिक तो है। अच्छा मान लो ये आया भी, इसको मान भी ले, तो ये किस पर असर डालेगा और ये किस पर असर डालेगा? और ये तो दिख ही रहा है। अगर जनसंख्या का दबाव भूमि पर बढ़ा तो खेती बाड़ी की साइज छोटी हो जाएगी और हथबंदी चकबंदी की समस्या आएगी। और जिस खेत में बैल चला करते थे उस खेत में मानव चलेगा। है कभी कभी नहीं, मानव में आप देखो जुआट लगा दिया जाता है, एक बच्चा बैठ जाता है, वही हंगारा, वो नहीं चला रहा पटेला, क्या करेगा? चलने लायक है ही नहीं, बैल कहां डालेगा? क्योंकि 4 भाई थे, चारों बट गया खेत। हाई फाई इस समय तो पूछो मत, जिसके पास ज्यादा है बचा ही नहीं, बोले अपने लायक भी नहीं बचा। तो इसका मतलब कि परिवार का जो विघटन है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। सबसे ज्यादा आप कभी न्यायालय में चले जाओ तो 2 ही केस मिलेंगे, एक तो जमीन जायदाद और दूसरा नहीं अर्धांगिनी। सबसे ज्यादा सब परेशान है, क्योंकि फेरे भी ले रहा तो उसमें भी याद कर रहा किसी दूसरे को। अरे उससे तो याद कर ले जिससे, और वहां क्या कसमें खा रहा, 7 जन्म तक आप ही के साथ रहे। पढ़ोगे आप वैदिक में कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि आप जन्म जन्मांतर तक साथ रहोगे। बोले ये तो समय बताएगा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आर्यों का आक्रमण, आर्थिक कारण, जनसंख्या का दबाव, बाढ़ में आप देखोगे जैसे मार्शल है या एस.आर. राव, कुछ लोगों को आप दिमाग में रखोगे जैसे आपके जॉन मार्शल, एस.आर. राव, अर्नेस्ट मैके। ये जो एस.आर. राव कहाँ थे? लोथल। अर्नेस्ट मैके कालीबंगन, और जॉन मार्शल वो अपना जो है निदेशक रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा। तो इस तरह से आप देखोगे तो कुछ विद्वान जो है इसके लिए मिल जाएं। जलवायु परिवर्तन में आर.एन. स्टाइन, वही आर.एल. स्टाइन जो सुतकांगेंडोर की खोज की है, पाकिस्तान वाले। 1927 में सुतकांगेंडोर की खोज कौन की है? आर.एल. स्टाइन। तो आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष देखा जाए तो इधर है, और इसमें अमार साहनी, आरियल राइक्स, कुछ विद्वान है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत याद रखना, बकिया ऐसे कभी नहीं आएगा। बस एक क्वेश्चन कभी कभी फ्लैश करता है कि पतन के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। पूरे में पूछेगा, टोटलिटी में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन देगा, और एक ही क्वेश्चन देगा तो क्या करे कि चेक कर ले पूरा। तो उसके पास एक ही रास्ता, क्या? सत्य असत्य, कथन कारण, या इनमें से कौन सही है कौन गलत। और कभी कभी तो ये पूछते था कथनों पर विचार करिए,
पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। अरे बोले अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अब तो देवी देवता का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन CDS, NDA यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे परीक्षाओं में डायरेक्ट आएगा कि पतन का मुख्य कारण क्या था, लेकिन ये यहाँ नहीं पूछेगा। यहाँ पूछेगा पतन के लिए जिम्मेदार कारणों में कौन नहीं था। अरे बोले सब तो बताए थे, ये नहीं वाला कहां से आएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया ना कि मगध के उत्कर्ष में कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं था। अब बच्चे पढ़े थे क्या, 2-4 था वाला पढ़ लिए थे। बोले अब कितने थे जिम्मेदार, अब पूरा जानो आप। तो ये चीजें थोड़ा सा मतलब लगती है ना, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में असत्य कथन की पहचान करो। अब वो बहुत बड़े व्यक्तित्व, उन पर तो किताब लिखी गई और पूछ रहा कि कौन सा कथन उनसे रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी क्वेश्चन यानी कि पूरी का पूरा परख हो जाए, पूरी की समीक्षा हो जाए। तो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर महत्वपूर्ण कारण आएगा तो पहला क्या होगा, मानवीय। और मानवीय में भी क्योंकि कुछ भी होगा तो दबाव किस पर पड़ेगा, यानी कि आर्थिक पर। अर्थव्यवस्था चरमराएगी, अर्थव्यवस्था जाएगी, और अर्थव्यवस्था के कारण ही ये नगरीय हुआ और अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण की तरफ ले जाएगी। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक आपका चैप्टर आज शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए, लिखिए आप वैदिक संस्कृति, वेदों वाली संस्कृति, वैदिक कल्चर। इसमें आपको आनंद आएगा। वैदिक कल्चर अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इसको आप रख सकते हो स्मॉल BC। ये है वैदिक कल्चर। यानी कि अगर जनरली देखा जाए, सामान्य रूप से देखा जाए तो ये समय ये है, लेकिन इस समय लिखा नहीं गया क्योंकि लिखने का इनको ज्ञान नहीं था। लेखन कब आ रहा, 600 BC के आसपास। तो ध्यान रखना है, यानी कि लिखने वाला पार्ट किधर है, इधर है। हाँ, उत्तर वैदिक नहीं है, उत्तर वैदिक या वैदिक उत्तर या पोस्ट वैदिक। ध्यान रखना है, शब्द को थोड़ा सा याद रखना। आप बताओ वैदिक से पहले आप क्या पढ़े, सिंधु पढ़े, इंडस पढ़े आप। और ये दोनों क्या है, दोनों आद्य, दोनों आद्य। और इससे पहले क्या पढ़े थे, चालकोलिथिक, और उससे पहले पढ़े थे स्टोन एज। यही तो पढ़े थे। तो आप देखो वो दोनों क्या हैं, प्री है, प्रागैतिहासिक काल वाले हैं, और ये दोनों क्या हैं, आद्य हैं, आद्य हैं। आद्य को हम लोग प्रोटो कहते हैं। अब आप देखो कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2500 से लेकर 1500, या आप वो वाला ग्राफ याद रखोगे तो 2600 से 1800, सॉरी 1900, और 1900 से 1300। वो कभी जैसे लिखने वगैरह के लिए आ जाए तो एक स्लैब बनाओगे आप, 55, 32, 26, 19, 13। वो एक जो है एक तरह से विकास की अवस्थाएं, कैसे कैसे हम लोग जो है विकास किए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ नगर है और यहाँ उजड़ गया है, अवस्था में परिवर्तन। तो इसका मतलब ये नगरीकृत है और ये गांव वाले हैं, फिर नगर आ रहा, और ये नगर उजाड़ रहे हैं। नगर जैसे इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर, किलों को तोड़ रहे हैं। और ये इनका लाइफ कैसा है, पास्चोरल, खाना बदोश, जंगली, पशुचारक। ऋग्वैदिक
लोगों का जीवन कैसा है? कैसा है? पशुचारक, खेती बाड़ी नहीं। और इनका जीवन कैसा? स्थायी खेती बाड़ी। अब बताओ को दोनों एक में मिलेंगे? भले आगे चल के मिल जाए। अब कोई मिलाने का प्रयास कर रहा तो उसको हम लोग मिला देंगे, प्रयास करेंगे कुछ लोग, अभी आप देखना। तो ये दोनों क्लियर हो रहा। ये आद्य क्यों है? क्योंकि लिपि है, पढ़ी नहीं गई। ये आद्य क्यों है? मौखिक है, श्रुति मूलक। तो इसमें आपको पॉइंट बनाना है। एक पॉइंट आपने इसको, एक पॉइंट आप बनाओगे कालक्रम। एक तो कालक्रम जान लोगे आप, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, लेटर लेटर वैदिक, कालक्रम। दूसरा आप जानोगे इसमें मूल निवास स्थान आर्यों का। ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, आर्यों का मूल निवास स्थान ये आएगा। इसमें विभिन्न विद्वानों को भी ध्यान रखना है और जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांतों से भी याद रखना। इसके बाद आप देखोगे इनका भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द अर्ली एंड लेटर आर्यंस, भौगोलिक विस्तार। इसके लिए मैप रीडिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना है कि इसको आप देखना है कि विस्तार। अभी यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि क्या ऋग्वैदिक आर्यों को पूर्वी हिमालय का ज्ञान था? दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पश्चिमी हिमालय का ज्ञान था, कश्मीर घाटी का ज्ञान था, लेकिन कौंच, मैनाक ये सब पर्वतमालाएं नहीं थी। अथर्ववेद में आएगा। और ऋग्वेद का स्रोत क्या है? केवल ऋग्वेद, और कुछ जो है पुरातात्विक चीजें। तो इसमें एक काम एक और हम लोग करेंगे, स्रोत, सोर्सेस। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। वैदिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा पढ़े हैं कि नहीं? वैदिक क्या है, पोस्ट वैदिक क्या है, लिटरेचर पढ़े हैं। अब इसमें बस एक चीज ये देखना है कि पूरा तत्व क्या है। इनके साथ पूरा तत्व क्या हो सकता है? इनके साथ पूरा तत्व बोगज कोई का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, मितन्नी का अभिलेख, और इनके साथ एक पूरा तत्व है क्या? पीजीडब्ल्यू।